आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिग्नलिंग कितने तरीके की होती है। तो अगर ब्रॉड लेवल पे देखने की कोशिश करें तो सिग्नलिंग मेनली 4 तरीके की होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहली सिग्नलिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो होगी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग के बाद हम लोग दूसरे तरीके की सिग्नलिंग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंड देन पैराक्राइन सिग्नलिंग और एंडोक्राइन सिग्नलिंग से एक बिल्कुल अलग तरीके की सिग्नलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे जिसका नाम है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और आखिर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इन दोनों सिग्नलिंग से किस तरीके से अलग होती है ये भी मैं अभी बता देती हूँ। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर हम लोग एंडोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी यहाँ पर 2 सेल काम कर रही होती हैं, 2 सेल के बीच में सेल टू सेल सिग्नलिंग चल रही होती है। किस तरीके से चलती है वी गाइस विल सी इट अभी थोड़ी देर बाद। तो तीसरे तरीके की सिग्नलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। फिलहाल के लिए दिमाग में ये बिठा लो कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग वो सिग्नलिंग है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी एक ही सेल होगा, उसी सेल में से लिगांड निकलेंगे और उसी सेल के ऊपर उस स्पेसिफिक लिगांड यानी उस स्पेसिफिक ताली चाबियों के ताले लगे हुए होंगे, रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे और वो जो लिगांड हैं वो जा करके अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे और जैसे ही लिगांड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है वैसे ही टारगेट सेल के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। किस तरीके से होगा डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक चौथे तरीके की सिग्नलिंग भी होती है जिसका नाम है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और ये जो सिग्नलिंग होती है ये कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी होती है, यानी इसका दूसरा नाम कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग जैसा कि नाम ही दिखा रहा होगा कि जिन 2 सेल के बीच में या फिर सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होगा वो बिल्कुल कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट होगा, यानी वो दोनों सेल एक दूसरे को ऐसे छू रहे होंगे। अब किस किस चीज़ की हेल्प से छू रहे होंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कैडहेरेंस पढ़ रहे होंगे, इंटेग्रिन्स के बारे में देख रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि सिग्नलिंग बेसिकली ब्रॉड लेवल पर अगर हम लोग देखें तो 4 तरीके की सिग्नलिंग होती हैं, जिसमें सबसे पहले एंडोक्राइन, देन पैराक्राइन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और अल्टीमेटली हम लोग जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग यानी कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली सिग्नलिंग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग से। और मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग से ये सिग्नलिंग बिल्कुल अलग होती है। और किस बेसिस पे अलग होती है कि भाई इस सिग्नलिंग के अंदर हमको 2 सेल चाहिए होते हैं। तो एक और कलर ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों को यही पता होना चाहिए इस सिग्नलिंग के अंदर कि भाई ये वाली जो सिग्नलिंग है ये सेल टू सेल सिग्नलिंग है, यानी 2 सेल के बीच में सिग्नलिंग चल रही होगी, लेकिन वो जो दोनों सेल्स होंगे जिनके बीच में सिग्नलिंग चल रही होगी वो दोनों सेल एक दूसरे से बहुत दूरी पर प्रेजेंट होंगे, बहुत दूरी पर एक दूसरे से लोकेटेड होंगे। तो दूसरी बात दिमाग में ये भी बिठा लो कि ये दोनों जो सेल होंगे, यानी एंडोक्राइन सिग्नलिंग के केस में पहला सेल आप लोग मान लो एंडोक्राइन सेल और दूसरा सेल वो जो टारगेट सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और जहाँ जा कर के एंडोक्राइन सेल से निकले हुए लिगांड जा कर के बाइंड करते हैं।
तो ये दोनों ही सेल, एंडोक्राइन सेल और दूसरा हमारा टारगेट सेल, ये एक दूसरे से बहुत दूर लोकेटेड होते हैं। तो दूसरी चीज़ दिमाग में ये भी बिठा लेना कि इस वाली सिग्नलिंग के केस में ये जो दोनों सेल होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं। जैसे इधर डायग्राम में भी देखने की कोशिश करो, मान लो ये हमारा कोई एंडोक्राइन सेल है और कहीं दूर हमारा टारगेट सेल लोकेटेड है, और इस टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो ये है हमारा रिसेप्टर। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये दोनों सेल एक दूसरे से बहुत दूर लोकेटेड हैं, तो एंडोक्राइन सेल जो लिगांड रिलीज कर रहा होगा, यानी कि जो तालियां बना रहा होगा, जो चाबी बना रहा होगा इस रिसेप्टर के लिए, इस ताले के लिए, उस चाबियों को इस ताले तक पहुंचाने का कोई मीडियम भी होना चाहिए। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग के केस में वो जो मीडियम होता है जो इन तालियों को, यानी कि इन लिगांड के मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर तक पहुंचाने का काम करता है, वो ब्लड करता है। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि एंडोक्राइन सेल लिगांड को रिलीज करती है, और ये जो लिगांड होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में मूव करते हुए, फ्लो करते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं, और मूव करने के बाद ये अल्टीमेटली रिसेप्टर से जा कर के बाइंड हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जो लिख सकते हैं वो यही है कि एंडोक्राइन सेल लिगांड प्रोड्यूस करती है। जैसे हम लोग कोई हार्मोन ले लेते हैं, लिगांड क्या क्या हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई पेप्टाइड की चेन हो सकती है, राइट, या फिर कोई गैस भी हो सकती है। जैसे हम लोग निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के अंदर NO यानी निट्रिक ऑक्साइड गैस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट यही है कि ये जो एंडोक्राइन सेल होता है इस सिग्नलिंग के अंदर, एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर ये जो एंडोक्राइन सेल है ये रिलीज करते हैं लिगांड को, सच एज हार्मोन, जैसे कोई हार्मोन हुआ या फिर कोई केमिकल हुआ या फिर कोई पेप्टाइड हुई, यानी पेप्टाइड की चेन हुई, या फिर कोई गैस भी हो सकती है। जैसे हम लोग निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के अंदर NO निट्रिक ऑक्साइड गैस के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी चीज़ हम लोगों को ये समझने में आई कि जो एंडोक्राइन सेल होंगे ये चाबियों को बना करके उनको बाहर फेंक देंगे ब्लड के अंदर, और ये जो चाबियां होंगी ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी टारगेट सेल की तरफ। क्यों? क्योंकि टारगेट सेल के ऊपर ही इन तालियों के ताले लगे हुए हैं, जहाँ पर जा करके ये तालियां अपने तालों के साथ इंटरेक्ट करेंगी। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इस केस के अंदर, यानी एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर, जहाँ पर हमारे ये दोनों सेल जिनके बीच में सिग्नलिंग चल रही होती है, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं, तो ये जो रिसेप्टर्स होने चाहिए इनकी एफिनिटी इस लिगांड के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लिगांड यहाँ तक अल्टीमेटली इस टारगेट सेल तक बहुत कम लिगांड पहुँचे, तो रिसेप्टर की एफिनिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो जल्दी से लिगांड को अपने ऊपर चिपका लेगा, बाइंड करा लेगा। तो अगली बात हम लोग यही लिख सकते हैं कि इस केस में हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, रिसेप्टर्स आर रिक्वायर्ड
कि पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है कि दो जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में सिग्नलिंग हो रही होती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग की। तो क्योंकि ये दोनों सेल एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो अगर रिसेप्टर्स हाई एफिनिटी वाले ना होकर के लो एफिनिटी वाले भी रिसेप्टर्स हुए, तो क्योंकि लिगांड यहीं पर रिलीज होगा और आसानी से ये जो लिगांड है जो ये वाला सेल रिलीज करेगा वो इस वाले सेल पर जो रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे उन पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। क्योंकि इन लिगांड को बहुत ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, यानी आसानी से कोई भी चीज़ पार्सल की जा सकती है। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि आपके, जैसे ये आपका घर है और ये आपके नेबर का घर है, यानी आपके पड़ोसी, आपके सामने वाली आंटी। तो अगर आपको अपने सामने वाली आंटी के घर कुछ दे कर के आना है तो ईजिली आप 2 मिनट में दे आएंगे, राइट। तो वहाँ पर रिसेप्टर्स हाई एफिनिटी के नहीं चाहिए, यानी अगर आंटी उस वक्त वहाँ नहीं मिली तो आप लोग कुछ और टाइम बाद दे आएंगे, तीसरी बार भी राउंड लगा देंगे, चौथी बार भी राउंड लगा देंगे, तो आंटी किसी बार तो मिलेंगी। लेकिन मान लो ये आप हैं और ये आपके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, तो जिस दिन आप इन रिश्तेदार के घर जा रहे हो उस दिन ये रिश्तेदार घर पे होने चाहिए, वरना तो जो मटेरियल, जो सामान आप देने जा रहे हैं, हो सकता है वो उन तक पहुँचे ही ना, क्योंकि इतनी दूर आप लोग ट्रेवल दोबारा करके तो आ नहीं सकते। मतलब दोबारा तिबारा चौबारा, जैसे आप लोग यहाँ जा रहे थे, सामने वाली आंटी नहीं मिली, चलो जी उनके घर, सामने वाली आंटी नहीं मिली, चलो दूसरी बार चल लेते हैं, तीसरी बार चल लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दूर की बात आ जाती है तो वहाँ पर आप लोग बार बार नहीं जा सकते, यानी कि वहाँ पर जो रिश्तेदार हो उन रिश्तेदार के घर पे कोई ना कोई होना चाहिए जो आपसे वो सामान ले सके, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर यानी एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर लो एफिनिटी रिसेप्टर्स भी काम करते हैं। एक और रीज़न ये होता है यहाँ पर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स के होने का, क्योंकि जो लिगांड होते हैं ये बहुत दूर रिलीज़ होते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लिगांड हमारे ब्लड में ही रह जाएं, ब्लड की स्ट्रीम में ही कहीं और दूसरी साइड खो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही टारगेट सेल के ऊपर जो लगे हुए रिसेप्टर्स हैं वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो वो जो रिसेप्टर्स हैं, जितने भी लिगांड यानी थोड़ी क्वांटिटी के जो लिगांड इन रिसेप्टर्स के पास तक पहुँचे हों वो जल्दी से उनको पकड़ लें। इसलिए इस केस में जो रिसेप्टर होने चाहिए वो हाई एफिनिटी के रिसेप्टर्स होने चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर लो एफिनिटी के भी रिसेप्टर्स हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहीं पर रिलीज़ हुए हैं वो लिगांड, और वो जो लिगांड हैं वो ज़्यादातर यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे तो है नहीं, इतने ही एरिया में रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर लो एफिनिटी रिसेप्टर्स भी काम कर देते हैं। तो तीसरी बात यही समझ में आनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पर हाई एफिनिटी के रिसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगला पॉइंट इसी के बाद एक और नोट डाउन कर लो कि ये जो एंडोक्राइन सेल होते हैं जो लिगांड को रिलीज करते हैं, ये लिगांड ट्रेवल करते हुए टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उन पर जाकर के बाइंड कर जाएंगे। तो नोट डाउन करो कि लिगांड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट सेल। लिगांड यानी ये जो लिगांड जो एंडोक्राइन सेल ने सिक्रीट किया है, रिलीज़ किया है, ये लिगांड ब्लड से होते हुए, ब्लड में होते हुए टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वहाँ जा कर के बाइंड हो जाएंगे। तो लिगांड्स
travel through blood to distantly located, दूर के रिश्तेदार हैं, इसीलिए हाई एफिनिटी रिसेप्टर, यानी वहाँ पर कोई ना कोई होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर कोई नहीं हुआ तो हो सकता है सामान की डिलीवरी हो ही ना। लोकेटेड टारगेट सेल। ठीक है जी, तो अगली बात आपको ये समझ में आनी ज़रूरी है। और यहाँ पर इस केस में एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है। स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी हाई। तो ये बात हो गई हमारे पहले तरीके की सिग्नलिंग यानी एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर हमको 2 सेल्स चाहिए होते हैं और वो जो 2 सेल्स होंगे जिनके बीच में सिग्नलिंग चल रही होगी वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर लगे हुए होंगे। और अगली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि भाई इसमें एक एंडोक्राइन सेल होता है और दूसरा टारगेट सेल होता है। तो जो ये एंडोक्राइन सेल होता है ये लिगांड को रिलीज़ करता है और ये लिगांड हमारा ब्लड से ट्रेवल होते हुए टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उन रिसेप्टर्स से जा कर के बाइंड कर जाता है। और अगली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स काम करते हैं यानी टारगेट सेल के ऊपर ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ये रिसेप्टर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स होने चाहिए। ठीक बात। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एंडोक्राइन सेल हम लोग पेनक्रियाज को ले लेते हैं। यानी मान लो ये एंडोक्राइन जो सेल है ये हमारा पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज ने हमारे लिगांड यानी लिगांड, पेनक्रियाज कौन सा लिगांड सिक्रीट करता है? इंसुलिन सिक्रीट किया। तो एंडोक्राइन सेल पेनक्रियाज ने जो इंसुलिन सिक्रीट किया ये इंसुलिन जाएगा ब्लड के अंदर, ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करने के बाद जो टारगेट सेल होगी यानी इस केस में टारगेट सेल क्या होगी? मसल्स। मसल्स जो होंगी उन मसल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे। कौन से रिसेप्टर्स होंगे? इंसुलिन के रिसेप्टर्स होंगे। तो पैनक्रियाज ने यानी एंडोक्राइन सेल ने जो इंसुलिन, और इंसुलिन क्या है यहाँ पर? लिगांड है। ये जो लिगांड सिक्रीट किया है, रिलीज किया है, ये ब्लड से होते हुए मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं इंसुलिन के, उन इंसुलिन के रिसेप्टर्स पर जाकर के ये इंसुलिन बाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके की सिग्नलिंग जो 2 सेल के बीच में चले लेकिन वो 2 सेल डिस्टेंटली लोकेटेड हों, इस तरीके की सिग्नलिंग को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग नाम देते हैं। अब वहीं पर हमारे एक दूसरे तरीके की सिग्नलिंग होती है जिसको हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर भी हमको 2 सेल की रिक्वायरमेंट ही होती है, यानी पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर भी 2 सेल ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में वो जो दोनों सेल होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे। यानी इस बार सामान हमको दूर के रिश्तेदार के घर पे नहीं पहुंचाना है, अपने सामने वाली आंटी के घर पे पहुंचाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो गई होगी कि इस बार हमको हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं है, लो एफिनिटी रिसेप्टर्स से भी काम चल जाएगा। तो दूसरे तरीके की सिग्नलिंग है हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो वही बात कि इस तरीके की सिग्नलिंग के अंदर भी सेल टू सेल सिग्नलिंग ही चलती है, लेकिन इस केस में ये जो दोनों सेल होते हैं ये एक दूसरे के बहुत पास लोकेटेड होते हैं। ठीक है,
तो इस केस में जो सिग्नलिंग होती है वो दो नेबरिंग सेल के बीच में चल रही होती है, या फिर इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नलिंग बिटवीन टू नेबरिंग सेल, यानी इस बार सिग्नलिंग आपके घर और सामने वाली आंटी के घर के बीच में होगी, नेबरिंग सेल्स या फिर एडजेसेंट सेल्स। तो पहली बात क्लियर हो गई कि भाई एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर भी सेल टू सेल सिग्नलिंग थी, लेकिन वहाँ पर वो दोनों सेल एक दूसरे से बहुत दूर दूर लोकेटेड थे। लेकिन अगर हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात करें तो यहाँ पर ये जो दो सेल होते हैं ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होते हैं जिनके बीच में सिग्नलिंग चल रही होती है। और इस केस में यानी पैराक्राइन सिग्नलिंग के केस में हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आंटी एक बार घर में ना मिलें तो दूसरी बार भी चक्कर लगा के आया जा सकता है, कहीं दूर तो है नहीं, 2 कदम चलना है, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार चले जाना, चौथी बार चले जाना। तो इसीलिए इस केस के अंदर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स are not required। हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों को याद होगा हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर सिनैप्स डिस्कस किए थे, और सिनैप्स में भी हम लोग केमिकल सिनैप्स डिस्कस किए थे, याद आ रहा है? अगर वो वाला वीडियो चेक नहीं किया है तो जा कर के एक बार वो वीडियो चेक कर लो। तो यहाँ पर मेरा सिनैप्स टर्म यूज़ करने का सिर्फ एक मतलब है कि सिनैप्स के केस में यानी केमिकल सिनैप्स के केस में जो दो सेल के बीच में सिग्नलिंग चल रही होती है वो कौन से दो सेल्स होते हैं? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। इन दो सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग चल रही होती है वो सिग्नलिंग हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। तो केमिकल सिनैप्स वाला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं वो देखते जाओ। तो मान लो ये हमारा एक न्यूरॉन है यानी एक सेल है, लेकिन क्योंकि ये वाला न्यूरॉन का ये पीछे वाला पोर्शन है और पीछे वाले पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? एक्सॉन। तो ये वाला पोर्शन एक्सॉन का टर्मिनस होगा। तो एक सेल ये है, तो इस सेल को हम नाम देंगे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। इसी प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के बगल में इसका पड़ोसी सेल लगा हुआ होता है, लेकिन वो पड़ोसी सेल का पोस्टीरियर रीजन ना हो करके वो उसका एंटीरियर रीजन होता है, यानी अगला वाला भाग होता है। तो एक दूसरा सेल बना लो इधर, और इसको नाम दे लो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब जो समझने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि ये जो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होता है, इस प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन वाले रीजन में, एक्सॉन टर्मिनस वाले रीजन में कुछ सिनैप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और इन सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। यानी ये वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है? एसिटोकोलिन। ठीक है, एसिटोकोलिन। ये सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं।
जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पोस्टीरियर रीजन यानी एक्सॉन के टर्मिनस में लोकेटेड हैं और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भर भर के भरा हुआ है। तो अब होगा क्या, इन दोनों सेल के बीच में, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में आखिर सिग्नलिंग चलेगी कैसे? सिग्नलिंग इस तरीके से चलती है कि जैसे ही ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद इसी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर कैल्शियम के चैनल लगे हुए होते हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जैसे ही इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। और क्योंकि हमको ये बात पता है कि कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर साइड, और क्योंकि ये एक चैनल है तो चैनल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन की तरफ होता है। तो जैसे ही ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इस सेल के अंदर घुसना चालू हो जाएगा। तो ये कैल्शियम एंटर हो गया इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। अब आगे क्या होता है कि ये जो कैल्शियम होता है इसी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन। ये हमारा है कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन, कैलमॉड्यूलिन। तो जैसे ही ये जो कैल्शियम इस कैल्शियम चैनल की हेल्प से इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एंटर हुआ है, ये जा कर के इन कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, वैसे ही ये कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही ये कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन एक्टिवेट होंगे वैसे ही ये इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की पोस्टीरियर वॉल यानी कि ये वाली वॉल के साथ फ्यूज़ कराना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जा करके इस वॉल से फ्यूज़ हो जाएंगी और फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा कि इनके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये वाले रीजन यानी आपके घर और आपके पड़ोसी के घर के बीच में जो रोड है उस रोड पर ये सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बिखर जाएगा। और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, लिगांड की तरह काम कर रहा है। आगे क्या होगा कि ये जो एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इस एसिटोकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर लिगांड के जो रिसेप्टर्स होंगे वो इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एंटीरियर साइड पे लगे हुए होंगे, यानी इस तरीके से। दो तरीके के हमारे चैनल यहाँ पर लगे हुए होते हैं। ये जो पहला तरीके का चैनल होता है ये एसिटोकोलिन डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल होता है। नाम नोट डाउन कर लो, नाम है एसिटोकोलिन डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, आप गए, आपने क्या किया, आंटी जी गेट पर ही खड़ी थी, आपने आंटी जी को जो सामान आप लेकर के गए थे वो उनको डिलीवर कर दिया। यानी लिगांड ऑलरेडी यहाँ पर है,
चाबी ऑलरेडी यहाँ पर बिखरी हुई हैं, ताले के अंदर बस फिट होनी है। तो जैसे ही ये चाबी इस ताले के साथ इंटरेक्ट करेंगी वैसे ही ये जो ताला है ये खुल जाएगा। और ये ताले का नाम क्या है, देखो इधर, सोडियम आयन चैनल, यानी कि ये सोडियम आयन का चैनल है। तो जैसे ही ये एसिटोकोलिन इसके ऊपर बाइंड करेंगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। और हमको फिर से ये बात पता है कि सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेल के अंदर। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम इस सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए इतना सोडियम सफिशिएंट नहीं है, और सोडियम चाहिए। तो इसी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की वॉल के ऊपर एक और तरीके का चैनल लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है सोडियम आयन डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल। सोडियम आयन डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल। तो जैसे ही ये सोडियम इसके अंदर एंटर होगा तो ये जो सोडियम आयन डिपेंडेंट सोडियम आयन चैनल था ये भी ओपन हो जाएगा। और अब ओपन होने के बाद ये भी सोडियम के आयंस को एंटर कराना स्टार्ट कर देगा। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो गई। मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होने का सिंपल मतलब ये होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू बाहर वाली साइड। ठीक है जी, यानी मेम्ब्रेन के दोनों साइड में एक तरीके का डिफरेंस जनरेट हो गया है। उसी को हम नाम देते हैं कि भाई मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो गया है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग का ये एग्जाम्पल है। किस तरीके से एग्जाम्पल है भाई, दो नेबरिंग सेल थे तो पहली चीज़ क्या क्लियर होनी चाहिए हम लोगों को कि यहाँ पर भी दो सेल की ही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन शर्त ये है कि भाई ये जो दोनों सेल होने चाहिए ये नेबरिंग सेल होने चाहिए, एडजेसेंट सेल्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पता करनी है कि भाई यहाँ पर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम डिस्टेंस पर ही ताला लगा हुआ होता है। तो चाबी ईजिली जा कर के बाइंड कर जाएगी, क्योंकि आंटी का घर सामने ही है। सामान पहली बार में आंटी नहीं मिली, दूसरी बार में आप लोग चले जाओगे, तीसरी बार में आप लोग चले जाओगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है ये केमिकल सिनेप्स है, या फिर आप लोग आगे भी लिख सकते हो कि केमिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो इसी में आगे आप लोग लिख लो कि ये जो एग्जाम्पल था ये पहला एग्जाम्पल था पैराक्राइन सिग्नलिंग का, और इसको आप लोग नाम दे लो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स, यानी कि इसको हम लोग केमिकल सिनेप्स भी नाम देते हैं, सिनेप्स। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर। अगर आप लोगों को स्नैपशॉट चाहिए तो यू गाइस कैन टेक अ स्नैपशॉट, राइट, टेक इट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल है जो कि हमको निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के अंदर देखने मिलेगा। तो आप लोग लिख लो
जो NO सिग्नलिंग होती है उसके अंदर भी हमारी ये पैराक्राइन सिग्नलिंग ही चल रही होती है। अगर ब्रॉड लेवल पर हम लोग देखने की कोशिश करें, किस तरीके से भैया, इस तरीके से कि जो एंडोथीलियल सेल होती है, मान लो ये है हमारी एंडोथीलियल सेल। ये जो एंडोथीलियल सेल होती है, इस एंडोथीलियल सेल के बगल में एक दूसरी सेल लगी हुई होती है जिसको हम नाम देते हैं स्मूथ मसल सेल। इसका भी नाम लिखो, नाराज हो जाइए। ये है हमारी स्मूथ मसल सेल। अब होता क्या है कि ये जो एंडोथीलियल सेल है, जब इसकी सिग्नलिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये सेल निट्रिक ऑक्साइड गैस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, और इस निट्रिक ऑक्साइड गैस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस स्मूथ मसल सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। तो ये जो NO गैस है ये आकर के इसके ऊपर बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद स्मूथ मसल सेल रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है, और रिस्पॉन्स ये होता है कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाता है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इस केस के अंदर भी दो पास वाले सेल के अंदर सिग्नलिंग चली है, और इस केस के अंदर भी हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसीलिए ये भी एग्जाम्पल हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे एक और सिग्नलिंग डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल चाहिए, यानी एक ही सेल होगा जो कि लिगांड को भी रिलीज़ कर देगा, और वही जो सेम सेल होगा उसके ऊपर उस लिगांड के रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे। तो पहले वो लिगांड रिलीज़ होगा, लिगांड रिलीज़ होने के बाद जा कर के उसी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनसे बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद वही जो सेल होगी, क्योंकि वही टारगेट सेल है, वही जो टारगेट सेल होगी वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगी। तो तीसरे तरीके की सिग्नलिंग जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब ये सेल टू सेल सिग्नलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक सेल चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखो कि लिगांड और रिसेप्टर्स दोनों एक ही सेल के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो लिगांड एंड रिसेप्टर्स आर present on the same cell। ठीक है जी, पहली चीज़ हमको ये पता होगी कि भाई इसमें एक ही सेल होगी जो कि लिगांड को रिलीज़ भी करेगी, और वही सेल जिसने लिगांड को रिलीज़ किया है उसी के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होंगे, और ये लिगांड जाकर के उन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे, और अल्टीमेटली वही टारगेट सेल है, क्योंकि जिसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं वही टारगेट सेल है। तो वो जो टारगेट सेल होगी अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्स को जेनरेट कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर्स आर एक्सप्रेस टू द सेम सेल विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट लिगांड। तो आगे लिखो, रिसेप्टर्स are expressed to same cell which produce ligand। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो सेल नहीं होते हैं, एक ही सेल होता है जो लिगांड को रिलीज़ करता है, और उसी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वहाँ जा कर के बाइंड हो जाते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये हमारी कोई टी सेल है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये कोई टी सेल है। इम्यूनोलॉजी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, पूरी इम्यूनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आप लोगों को कोई डाउट है इम्यूनोलॉजी के अंदर, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार हुई रखी है। तो क्या होता है कि जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन आता है होस्ट की बॉडी के अंदर और वो फॉरेन एंटीजन इस टी सेल के एक्टिवेशन को स्टिमुलेट करता है, तो टी सेल स्टिमुलेट होने के बाद, ये टी सेल स्टिमुलेट होने के बाद कुछ लिगांड को रिलीज करती है। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो हमारी टी सेल होती है, ये कुछ साइटोकाइंस के छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज़ करती है। और वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी टी सेल जैसे ही फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, ये टी सेल का स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, इसका एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगा। और ये जो टी सेल है, ये छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल साइटोकाइंस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं IL-2 का। तो इस केस में जो साइटोकाइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस टी सेल ने सिक्रीट किया है वो IL-2 है। जैसे ही ये टी सेल इस IL-2 को सिक्रीट करेगी, ये IL-2 के जो रिसेप्टर्स होंगे इसी टी सेल के सरफेस पर लगे हुए होंगे पहले से ही। तो ये हैं हमारे IL-2 के रिसेप्टर्स। तो ये जो हमारे IL-2 हैं, ये जा करके अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएंगे। और जैसे ही ये अपने रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, वैसे ही ये जो टी सेल है, ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होने के बाद एक इम्यून रिस्पॉन्स होस्ट की बॉडी के अंदर जनरेट कर देगी। तो जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि होस्ट की बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर कि भाई एक ही सेल होता है और वो जो एक सेल होता है उसी सेल से हमारा लिगांड रिलीज़ होता है। लिगांड रिलीज होने के बाद उसी सेम सेल के ऊपर उस लिगांड के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही लिगांड अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, वो जो टारगेट सेल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। तो ये बात होगी हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की। अब हम लोग अपनी चौथे तरीके की सिग्नलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और ये जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है, एक चौथे तरीके की सिग्नलिंग भी होती है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इस जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के अंदर कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग चल रही होती है। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि इस सिग्नलिंग के अंदर भी हमारे दो सेल होते हैं, लेकिन वो जो दो सेल्स होते हैं, वो दो सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो इंटरेक्शन कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट होता है। यानी कि इस वाले सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूल होगा, या फिर इसको दूर बनाते हैं थोड़ा सा। मान लो ये हमारी एक सेल है और इसी के बगल में दूसरी सेल लगी हुई है। अब दोनों ही सेल के ऊपर
प्रोटीन लगे हुए होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे और वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरीके की सिग्नलिंग जो दो सेल के ऊपर लगे हुए प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से होती है, उसको हम नाम देते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे इनको हम बोलते हैं कैडहेरेंस। क्या होते हैं, कौन कौन से कैडहेरेंस होते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी बेसिक्स पे ही अटके हुए हैं। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर जिसमें हम बेसिक्स पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपनी सिग्नलिंग की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, जहाँ पर हम लोग अलग अलग सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग हेजहॉग सिग्नलिंग पढ़ेंगे, WNT सिग्नलिंग पढ़ेंगे, हमारी GPCR सिग्नलिंग पढ़ेंगे, N-निट्रिक ऑक्साइड वाली सिग्नलिंग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें चलती हुई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए आप लोग बेसिक्स समझते जाइए कि जहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई दो सेल हैं और उन दोनों सेल के बीच में जो सिग्नलिंग चल रही है वो कुछ उन सेल पर दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं या फिर प्रोटीन लगे हुए हैं, उन प्रोटीन के इंटरेक्शन के बाद एक सिग्नलिंग जनरेट हो रही है, एक सिग्नलिंग चल रही है, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो आप लोग समझ जाना कि मैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग की बात कर रही हूँ। ठीक बात। तो इस तरीके की सिग्नलिंग सेल सेल जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहलाती है। वहीं पर एक दूसरे तरीके की सिग्नलिंग भी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के अंदर देखने मिलती है, जिसको हम सेल ECM इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये जो जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग होती है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप। या तो इसके अंदर सेल सेल इंटरेक्शन होता है या फिर इसके अंदर सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। किस तरीके से होता है ये हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखते जाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक CSIR NET, DBT JRF, GATE XL, GATE BT, ICAR JRF, बार्क वाला पेपर या फिर किसी भी PhD एंट्रेंसेस के लिए जो कि लाइफ साइंसेस से रिलेटेड हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर एक घंटी का बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको भी दबा लें ताकि कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना कर दें। राइट। तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।